था कि टेंस को कैसे समझना है, टेंस को कैसे सॉल्व करना है। मैंने आपके साथ टेंस की परिभाषा डिस्कस की थी और ये बताया था पहली क्लास में कि टेंस के लिए सबसे ज़रूरी 2 चीज़ें क्या होनी चाहिए और वो आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि टेंस के लिए सबसे 2 ज़रूरी चीज़ें हैं। एक तो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे हैं टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, और दूसरा होता है फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर इन 2 चीज़ों पर आपने कमांड बना ली, अगर इन 2 चीज़ों पर आपने फोकस कर लिया, तो टेंस के क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे। एक बड़ी सच्चाई ये भी है कि टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसको हमने सबसे ज़्यादा बार पढ़ा है। बचपन से लेके अभी तक अगर देखा जाए कि हमने सबसे ज़्यादा कौन-सा चैप्टर पढ़ा है तो वो है टेंस। लेकिन सच्चाई ये भी है कि सबसे ज़्यादा गलतियाँ भी किसमें होती हैं? सबसे ज़्यादा गलतियाँ भी टेंस में ही होती हैं, ठीक है? तो टेंस में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बता दिया था कि कब एसआईएस फॉर्म यूज़ करेंगे, कब फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ एग्ज़ाम्पल्स की। अच्छा, सभी लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताएं कि मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कहाँ-कहाँ यूज कर सकते हैं और ये पॉइंट सबको याद होना चाहिए। किस-किस जगह पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे वो सबको आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रिपीटेड एक्शन है, रिपीटेड एक्शन मतलब जिस एक्शन को, जिस कार्य को बार-बार दोहराया जा रहा है, उसके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे और इसके लिए जो वर्ड्स यूज होंगे, वो यूज होंगे एवरीडे, डेली, एवरी मंथ। मतलब एवरी के साथ कोई भी वर्ड आ जाए। इसमें आप ऑलवेज भी यूज कर सकते हो, इसमें आप यूज कर सकते हो रेगुलरली, इसमें आप यूज कर सकते हो जनरली। ये शब्द ऐसे हैं जो किसी भी कार्य के रिपीटिशन को बताते हैं। अब एवरी डे हमने लिखा, सारे नहीं लिखे। एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी डिकेड, एवरी सेंचुरी, एवरी वीक, एवरी मिनट, एवरी सेकंड, एवरी इवनिंग, एवरी मॉर्निंग, इसमें सब आ जाएगा। मतलब एवरी के साथ कोई भी अगर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, एवरी प्लस टाइम, तो ये क्या होगा? ये रिपीटेड एक्शन की बात करेगा। रिपीटेड एक्शन मतलब एक ऐसा कार्य जिसे बार-बार दोहराया जा रहा है, जो बार-बार रिपीट हो रहा है, उस कंडीशन में हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है? देखो, जैसे हमने लिखा, वह रोज सुबह रामायण पढ़ती है। वह रोज सुबह रामायण पढ़ती है। अब देखो, जो रोज वर्ड है, वो रिपीट करने की बात कर रहा है। वो किसी एक्शन को रिपीट करने की बात कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं, शी रीड्स द रामायण डेली इन द मॉर्निंग। आप डेली इन द मॉर्निंग की जगह एवरी मॉर्निंग भी यूज कर सकते हो। डेली इन द मॉर्निंग की जगह क्या यूज करोगे? डेली इन द मॉर्निंग की जगह आप एवरी मॉर्निंग भी यूज कर सकते हो। ठीक है? यहां तक पॉइंट समझ आया? पूरा खेल शब्दों का है। और कौन से शब्द? टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। अगर आप यहाँ पे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड को अच्छे से समझ लेते हो, क्योंकि इंग्लिश में जब आप पेपर दोगे तो वहां हिंदी तो आपको मिलेगी नहीं, वहां सिर्फ आपको इंग्लिश मिलेगी। तो ये जो अंतर करने वाले शब्द हैं, जो डिफरेंस क्रिएट करने वाले शब्द हैं, उन पर आपको ध्यान देना है। ठीक है? वो आपको फोकस करने हैं। अगर वो आपने फोकस कर लिए तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एनी इशू यहां तक किसी को? ये रिपीटेड एक्शन हो गया। फिर कुछ मैंने बताए थे कि वो फैक्ट की बात करेंगे, जैसे मैथमेटिकल फैक्ट,
या फिर यूनिवर्सल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, जनरल फैक्ट। इसमें थोड़ा-सा आपके ज्ञान की भी ज़रूरत पड़ेगी। इनमें ज़रूरी नहीं है कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो। इनमें ज़रूरी नहीं कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो। ठीक है? टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड नहीं भी होगा, तब भी आपको ये चीज़ें पहचाननी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। ये वाला स्लाइड वाला नोट कर लीजिए। जो नोट करना है वो मैं आपको बता दूँगा। आप अपनी तरफ से कोशिश मत करो कि ये नोट करें, वो नोट करें। ठीक है? जो नोट करने लायक है वो नोट करने के लिए मैं बोल दूँगा। डिकेड का मीनिंग होता है 1 दशक का समय। 10 वर्ष के समय को हम डिकेड बोलते हैं, दशक। अब पहले अपनी बात सही से लिखो, नॉन कैबिनेट कौन-सा एग्ज़ाम है? एयर फ़ोर्स का नॉन कैबिनेट एग्ज़ाम कौन-सा है? आप कुछ और कहना चाह रहे हो, हिंदी में लिख दीजिए आप। नॉन कॉम्बैट होता है, नॉन कॉम्बैट। डन, सबने लिख लिया? हाँ, 10 मार्क्स की इंग्लिश आती है उसमें। जो एयर फ़ोर्स की नॉन कॉम्बैट वाली वैकेंसी होती है, उसमें 10 मार्क्स की इंग्लिश आती है और 20 मार्क्स की आपके जनरल नॉलेज आती है। ठीक है, आगे बढ़ो। बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस पर बात करते हैं। अगर सब्जेक्ट he, she, it, any name, any singular person और सिंगुलर थिंग हो, तब हम डज़ नॉट यूज़ करेंगे। डज़ नॉट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, अगर प्लूरल नाउन हो, तो हम डू नॉट यूज़ करेंगे। डू नॉट को आप ऐसे भी लिख सकते हो। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी, किसी भी जगह पर किसी को कोई परेशानी होगी। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर आपको दिक्कत है तो आप इसको नोट कर सकते हो। वैसे काफ़ी आसान चीज़ है ये, कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज़ नॉट आएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डू नॉट आएगा। ठीक है? जैसे मैंने लिखा, वह गाना नहीं गाती है, या फिर हमने लिखा वे रोज़ टहलने नहीं जाते हैं।
दोनों को ही आप ट्रांसलेट कर सकते हो और दोनों ही नेगेटिव है। ईज़िली आप कर सकते हो, शी डज़ नॉट सिंग अ सॉन्ग, वे रोज़ टहलने नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो फॉर अ वॉक डेली। देखो, अगर आपके एग्जाम्स में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो दो में से कोई एक चीज आपको जरूर मिलेगी। या तो वो वर्ब की फॉर्म गलत यूज करेंगे, डू नॉट डज नॉट के साथ वर्ब की फॉर्म गलत यूज करेंगे। हो सकता है वो सेकंड फॉर्म यूज कर लें, हो सकता है वो एस आई एस फॉर्म यूज कर लें, जो कि यूज नहीं होगी। या फिर हो सकता है उन्होंने डेली वर्ड यूज कर दिया और उसके साथ टेंस कोई दूसरा यूज कर लें। ये दोनों कंडीशन नहीं हो सकती। ठीक है, अगर इसी जगह हम इंटेरोगेटिव के साथ जाएं, क्या वे रोज क्रिकेट खेलते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक वो जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, एक वो जिसको हम डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट करते हैं, जैसे वे रोज क्रिकेट क्यों खेलते हैं? ठीक है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हम डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट करते हैं। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? डू दे प्ले क्रिकेट डेली? ये आपका जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। डब्ल्यू एच वर्ड, वाई डू दे प्ले क्रिकेट डेली? और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का कभी लोड मत लेना कि ये गलत होंगे। वर्ब की फॉर्म ध्यान रखो, वर्ब की फॉर्म में गलतियां होती हैं, वर्ब की फॉर्म को ध्यान रखो, कभी गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, ये रहा पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें आपको ध्यान क्या रखना था, ये ये चीजें ध्यान रखो। मैथमेटिकल फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट, जनरल फैक्ट, जिनके बारे में हमने लास्ट क्लास में आपके साथ चर्चा की थी। ये जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं, ये आपको टेंसेस में मिलेंगे, बट ये चीजें ऐसी हैं जिनमें जरूरी नहीं है कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आपको मिले। सबसे ज्यादा जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड यूज होता है वो है डेली और एवरी वाला, ऑलवेज, रेगुलरली, ये भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड खूब यूज होते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसे हम कह सकते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। सिर्फ मैं आपको ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, और इसे ही हम कह सकते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। या तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलें, या फिर हम इसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बोलें, या फिर हम इसे कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस। सभी नाम आपको ध्यान में नहीं रखना है। जो हमने एक्स्ट्रा नाम लिखे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे हैं। देखो, कॉन्टिन्यूअस का सीधा सा मतलब ये है कि जब हमने किसी चीज को देखा, हमारे देखते समय या हमारे बोलते समय कोई कार्य जारी हो, तब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सीधा सा मतलब है कोई कार्य हमारे बोलते समय या हमारे जारी रहते समय, वो कार्य
चल रहा हो। कॉन्टिन्यूअस का मतलब तो यही है, प्रक्रिया में हो, जो जारी हो। तो जब कोई कार्य हमारे बोलते समय या आंखों के सामने हमारे बोलते समय या आंखों के सामने जारी हो, तब वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। कॉन्टिन्यूअस का सीधा मतलब ही यही है कि जो काम हमारी आंखों के सामने या हमारे बोलते समय जारी हो। ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है वो ध्यान रखना, कम है इसमें टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। ये सभी लोग लिख लेना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं, इनको सभी लोग लिख लेना। इसमें आता है नाउ, नाउ अ डेज, जो कि आजकल की इंग्लिश होती है। ये हो गया अब, टुडे, टुनाइट, ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। सिर्फ इतने शब्द हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए यूज होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ये वही शब्द हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं। इनका यूज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। ठीक है, ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड नोट किए सबने? ठीक है, ओके। अगर हम बात करें इसमें, हेल्पिंग वर्ब यूज होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर। इज, एम और आर। और इसमें मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं हम। क्या करेंगे? मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर। इज कब यूज करेंगे? अगर सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट, एनी नेम, सिंगुलर पर्सन और सिंगुलर थिंग। इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? इज। एम केवल किसके साथ आएगा? आई के साथ। और बाकी सबके साथ आर। बाकी सब में जो भी बचा, इसके साथ हम आर यूज करेंगे। देखो यहां पर भी वर्ब की फॉर्म की इंपॉर्टेंस है। वर्ब की फॉर्म की ही इंपॉर्टेंस है यहां भी। इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो या बहुत ज्यादा टफ हो। आसानी से आप इनका जवाब दे सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं।
सब्जेक्ट आई है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम आता है, आई एम टीचिंग यू। इसी का नेगेटिव बनाना चाहो तो क्या बन जाएगा? आई एम नॉट टीचिंग यू। ये क्या हो गया? ये नेगेटिव हो गया। इंटेरोगेटिव बनाना चाहो तो क्या हो जाएगा? एम आई टीचिंग यू। इसी का डब्ल्यू एच वर्ड वाला बनाना चाहो तो क्या हो जाएगा? वाई एम आई टीचिंग यू। एक मैं आपको दूंगा, उसका जवाब दे दीजिएगा। इसको लिखना नहीं है, इसको नहीं लिखना है किसी को। जो पढ़ने लायक कमेंट होंगे वो जरूर पढ़े जाएंगे, जो जवाब देने लायक होंगे वो जरूर जवाब दिए जाएंगे। आप क्लास के बीच में आकर हाय हेलो करोगे, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट कीजिए, आपका एक भी कमेंट नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है। अब मैं आपसे एक पूछ रहा हूँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसके सारे बना देना आप लोग। जैसे हमने लिखा, वे अपना पाठ याद कर रहे हैं। अगर आप सारे बना सको तो सारे बना दो, नहीं तो इसका एक ही बना दीजिए। सभी बनाना चाहो तो सभी बना दो, नहीं तो एक बना दो बस। मैं ही तो हूं, इट्स मी। मैं ही हूं या मैं ही तो हूं। आप लोग इस पर फोकस कीजिए। नहीं, रिमेम्बरिंग यूज नहीं करेंगे, लर्निंग यूज करेंगे। रिमेंबर तब यूज करते हैं जब किसी इंसान को आप याद करें। वे अपना पाठ याद कर रहे हैं, दे आर लर्निंग देयर लेसन। दे आर लर्निंग देयर लेसन। अगर हम इसका नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो क्या बनेगा? दे आर नॉट लर्निंग देयर लेसन। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, फिर आज लाइट चली गई। थोड़ा वेट करना, बस बोर्ड ऑन कर लूं मैं। क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी, क्लास चल जाएगी। बस बोर्ड ऑफ हो गया, बोर्ड ऑन हो जाए वैसे ही स्टार्ट कर लेंगे। क्लास नहीं बंद होगी आज। आज इन्वर्टर चार्ज है। कल तो लाइट बहुत देर तक नहीं थी, तो इन्वर्टर चार्ज नहीं था, आज चार्ज है। और अभी आ भी जाएगी, हो सकता है ट्रिपिंग हुई हो, 1-2 मिनट में आ जाती है।
बाकी आप लोग कमेंट करते रहो, आपके पास क्वेश्चन तो है ही ना, कमेंट करते रहिए आप। अभी देखो वैकेंसी के बारे में कुछ भी फिक्स नहीं है। वैकेंसी के बारे में कुछ भी फिक्स नहीं है कि वैकेंसी कब आएगी। जैसे ही कोई नोटिफ़िकेशन आएगा या फिर गवर्नमेंट कोई भी नोटिफ़िकेशन जारी करेगी, तो आपको बता दिया जाएगा। नहीं, अगर सब्जेक्ट दे होगा, तो अपने की अंग्रेजी देयर होती है। बस कुछ सेकंड और, बस हो गया। अभी जिसको जो चीज़ नहीं समझ आई है, थोड़ा-सा पेशेंस रखो। मैंने आपको कई बार बोला है कि जब आप एक चीज़ पहली बार किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं आपको वो तुरंत उस टाइम समझ आ जाए। थोड़ा-सा पेशेंस रखोगे और थोड़ा-सा टाइम दोगे, तो वो चीज़ आपको समझ आ जाएगी। और ऐसा अपने साथ हमेशा होता है। मतलब आपके साथ हमेशा होता है कि कोई चीज़ आपने पहली बार पढ़ी, वो आपको तुरंत नहीं समझ आती। फिर जैसे-जैसे हम लोग उसका 1-2 बार रिवीज़न करते हैं, 1-2 बार और पढ़ते हैं, तो वो चीज़ याद हो जाती है। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखा करो, सीखने का प्रोसेस स्लो होता है। सीखने का कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप शॉर्टकट से सीखना चाहोगे, तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो सीखने का प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। ज़रूरी नहीं आप एक ही बार में किसी चीज़ को सीख जाएँ। ज़रूरी नहीं आप किसी चीज़ को सीखते ही चले जाएँ, ठीक है? तो उन चीज़ों को आप ध्यान रखिए कि अगर कोई चीज़ एक बार में समझ नहीं आ रही, तो उसमें आप अपने आप को दोष मत दो कि आपको कुछ नहीं आता, या कुछ लोग तो मुझे ही दोष देने लगते हैं। मुझे आप दोष दे दिया करो, मुझे मेरी कमियाँ गिना दिया करो, मुझे बुरा-भला बोल लिया करो। लेकिन अपने आप को कभी गलत मत बोला करो, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो। आपका मोटिवेट रहना भी बहुत ज़रूरी है, आपका पॉज़िटिव रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉज़िटिव नहीं रहोगे, अगर आप मोटिवेट नहीं रहोगे, तो आप पेपर में जो क्वेश्चन्स आते हैं ना, उनको आप सॉल्व नहीं कर सकते। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से एक बात कहता हूँ कि जिस चीज़ को आप 15-20 सालों में नहीं सीख पाए, आपने 12th किया, 10-12 साल पढ़ाई की, 15-20 सालों में जिस चीज़ को आप नहीं सीख पाए, उसे हम 15-20 क्लास या 15-20 मिनट में आपको नहीं सिखा सकते। थोड़ा टाइम लगता है। बस यही बात अपने दिमाग में रखो, और इस बात को जो दिमाग में रखेगा, वो कभी डिमोरलाइज़ नहीं होगा, उसका मोटिवेशन कभी डाउन नहीं होगा। आपका मोटिवेटेड रहना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आपका मोटिवेटेड रहना भी बहुत ज़रूरी है, और मोटिवेटेड जितना ज़्यादा रहोगे, उतने ही अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस का एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ।
जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा था, हम कौन-सी फ़िल्म देख रहे हैं? चलो, इसका एक बार ट्रांसलेशन और कर दो, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ। सभी लोग इसका ट्रांसलेशन कीजिए। Look, which movie are we watching? ये सबका गलत हुआ होगा। हम की भी तो अंग्रेजी लिखनी है। कौन सी की तो विच हो गई। हम की भी तो अंग्रेजी लिखनी है आपको। हम कौन सी फ़िल्म देख रहे हैं? व्हिच मूवी आर वी वॉचिंग? अच्छा, एक और बताओ। तुम कौन-सा पत्र लिख रहे हो? इसको आप लोग ट्रांसलेट कर दीजिए। अगर पहला वाला सेंटेंस किसी से गलत हुआ है, तो ये वाला देखिए। तो तुम कौन-सा पत्र लिख रहे हो? व्हिच लेटर आर यू राइटिंग? देखो, जब भी WH वर्ड आता है, तो WH वर्ड के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। ये हमेशा ध्यान रखो। जब भी हम WH वर्ड का यूज़ करेंगे, तो WH वर्ड के साथ हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है? ये ध्यान रखना। मैं WH वर्ड का आप ध्यान रखो, जब भी WH वर्ड यूज़ करोगे, WH वर्ड में कौन-कौन से आ जाते हैं? हू, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हिच, ये सब आपके WH वर्ड में आएँगे। अगर कभी भी WH वर्ड आप यूज़ करोगे, तो WH वर्ड के बाद क्या यूज़ करोगे? हेल्पिंग वर्ब। कोई भी WH वर्ड रखो, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है?
फिर आता है सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, उसके बाद अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो। ये स्ट्रक्चर लिख लो सब लोग, क्योंकि इस स्ट्रक्चर की वजह से गलतियां हो रही हैं। कौन सी की इंग्लिश होती है विच, कौन सी या कौन सा जो वर्ड होता है ना, उसकी इंग्लिश होती है विच। ये स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए ताकि आपसे आगे के क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत ना हो। ये पूरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इतना टफ नहीं होता और इसके क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं, वो कॉन्सेप्ट याद रखो। देखो, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जैसे नो, सी, फील, लव, हेट, बिलीव, ट्रस्ट, रिमेंबर, सीम, केयर, अपीयर। इन वर्ब्स का प्रयोग, ये ध्यान रखना, कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। मतलब आप इनमें कभी आईएनजी लगाकर यूज नहीं कर सकते। इनमें आईएनजी लगाकर यूज नहीं किया जा सकता। अब ये मत रट्टा मार लेना कि सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इनका यूज नहीं करेंगे। किसी भी टेंस में जिसमें आईएनजी यूज होगा उसमें इनका यूज नहीं कर सकते। आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में इनका कभी यूज नहीं होगा। कुछ चीजें हम लोग हिंदी में ही गलत बोलते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम हिंदी में ही गलत बोलते हैं, और हिंदी में अगर गलत बोलेंगे तो उनका अंग्रेजी में भी गलत हो जाता है। ये सब लोग नोट करो, फिर मैं एग्जांपल दूं आपको। इनको नोट कीजिए, फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ठीक है, नोट कर लिया। नो मतलब जानते ही हैं, जानना। सी देखना, फील महसूस करना, लव जानते हो, हेट जानते हो, बिलीव विश्वास करना, ट्रस्ट भी हो गया विश्वास करना, रिमेंबर याद करना, सीम महसूस होना, हियर सुनना, अपीयर दिखाई देना। अगर कभी इन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, अगर कहीं पर आपको देखें कि इन वर्ब में आईएनजी लगा है, तो इसका मतलब है कि वो वर्ब नहीं है। फिर हो सकता है कि वो कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो। ठीक है, जैसे आप कभी ऐसे नहीं कह सकते आई एम नोइंग यू, ये आप यूज नहीं कर सकते। क्या यूज करोगे?
आई नो यू कह सकते हो। नो में कभी आईएनजी नहीं लगाया जा सकता। नो में कभी आईएनजी नहीं लगाया जा सकता। अगर नो में कभी भी आईएनजी लगा है, तो या तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग होगा, या तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच ये अलग होगा, मतलब वो नाउन के रूप में, वर्ब के रूप में इसमें कभी आईएनजी नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखना। टेंस का क्वेश्चन ज्यादा आए ना आए, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज ही टेंस पर ही डिपेंड है। टेंस के क्वेश्चन आए ना आए, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज ही टेंस पर ही डिपेंड है आपकी। टेंस के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इसमें आप हैज यूज करेंगे कब? जब सब्जेक्ट ही होगा, सी होगा, इट होगा, एनी नेम, सिंगुलर पर्सन और सिंगुलर थिंग। तब आप क्या यूज करेंगे? हैज। और हैव कब यूज करेंगे? बाकी सबके साथ। और याद रखो, हैज और हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी। हैज और हैव के साथ, बस ये पॉइंट्स नोट कर लो। इसको कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड थोड़े से डिफरेंट हैं, थोड़े से अलग होते हैं, जिसको हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसको नोट कर लो। बाकी लोग जुड़े रहिए टेंस को कवर करने के लिए। टेंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। टेंस सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने टेंस अच्छे कर लिए, तो आप समझ लो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है। चाहे लिखने की बात हो, टेंस की जरूरत पड़ती है। चाहे पढ़ने की बात हो इंग्लिश को, टेंस की ज़रूरत पड़ती है। चाहे बोलने की ज़रूरत हो, टेंस की ज़रूरत पड़ती है। ओवरऑल देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर चैप्टर है, तो वो टेंस है। यही कारण है कि बचपन से लेकर के अभी तक हम लोग सबसे ज़्यादा टेंस को ही पढ़ते हैं, है ना? तो टेंस के लिए टेंस जब तक चले, 4 क्लासेस लगती हैं टेंस में, 2 क्लास ऑलरेडी अपनी हो गई हैं। शुरुआत में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड बिल्कुल ज़ीरो से बताने पड़ते हैं, वर्ब की फॉर्म पर काम करना पड़ता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर काम करना पड़ता है, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट पर काम करना पड़ता है। आगे की जो टेंसेस होंगे, संभवतः कल अपना टेंस कंप्लीट हो जाएगा। कल के बाद में जो चौथी क्लास होगी, वो टेंस का रिवीजन होगा। तो टेंस जब तक चले तब तक छुट्टी मत कीजिएगा, ठीक है? बाकी जिन लोगों को जाना हो वो जा सकते हैं।